कि मैं मां कामाख्या की इस खूबसूरत धरती जिसे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी कहा जाता है, ये जगह जितनी खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी उतने खूबसूरत हैं। और मुझे आज से नहीं, मैं जब छोटा था तब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ कई बार मुझे असम आने का मौका मिला। पर आज मेरे लिए खुशी ज्यादा इस बात की है कि आज मैं असम एक ऐसे उद्देश्य से आया हूं, एक ऐसे लक्ष्य से आया हूं जहां सिर्फ यहां आना, यहां घूमकर जाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि यहां रहकर यहां के लोगों से जुड़ने की सोच के साथ आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहां पर आप लोगों के बीच रहकर, आप लोगों के साथ जुड़कर आपके सपने, आपके हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करें। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना था, वे चाहते थे कि पार्टी का विस्तार हो और खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य के साथ उनका एक विशेष लगाव रहा। ना जाने उन्होंने अपने जीवन काल में कितने दौरे पूर्वोत्तर राज्यों में किए, और उसी का परिणाम है कि आज भी जब भी मैं कहीं भी जाता हूं, आज जब से मैं आया हूं असम, तब से कहीं ना कोई एयरपोर्ट से लेके, रास्ते से लेके होटल तक, जहां भी जा रहा हूं कोई ना कोई इस परिचय से मिल रहा कि उस वक्त आपके पिताजी आए थे तो उन्होंने ये किया था, उस वक्त आपके पिताजी आए थे तो हम उनसे मिले थे। ये रिश्ता मेरे परिवार का रहा है, पर अब इस परिवार पर, अब इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा गहरा करना चाहता हूं। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कई उतार चढ़ाव से गुजरी हुई ये पार्टी है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद एक ऐसा समय भी आया जब पार्टी ने अपना सब कुछ खो दिया था। एक ऐसी लड़ाई जो पार्टी परिवार के बीच उलझा हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसकी वजह से मेरे पिता के जाने के बाद जहां हम लोगों ने पार्टी को खोया, पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल खोया, पर पिछले 3-4 साल में लगातार मेरे पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज पुनः पार्टी उस मजबूत स्थिति पर पहुंची है जहां मेरे नेता पार्टी को छोड़कर गए थे। आज जहां एक तरफ केंद्र में हमारे 5 सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं बिहार में हमारे 19 विधायक, 2 मंत्री, वहीं नागालैंड में हमारे 2 विधायक, झारखंड में हमारा 1 विधायक। धीरे पार्टी विस्तार के मोड़ में है और हम लोग चाहते हैं कि जनता की भावनाओं से जुड़े हुए विषयों को ज्यादा से ज्यादा उठाकर उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति से जुड़े। मैंने एक ऐसा दौर देखा जब युवाओं के बीच ये चलन बन गया था, फैशन बन गया था ये कहना कि मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। और ये बात मुझे चुभती थी। अगर युवा अपने आप को राजनीति से काटने लगेंगे, जो हमारे देश का भविष्य है, जिनके ऊपर हमारा आने वाला भारत अपने भविष्य को निर्धारित करेगा, ऐसे में अगर ये युवा पीढ़ी राजनीति या राजनीति की सोच से अपने आप को काटने लगे, तो कहीं ना कहीं जिस उज्जवल भारत के भविष्य की हम कल्पना करते हैं, वो लक्ष्य हमारा धूमिल होने लगेगा। ऐसे में मैंने प्रयास किया कि मैं जितने ज्यादा युवाओं को राजनीति के साथ जोड़ सकूं। आमतौर पर राजनीति में शायद ऐसा होता नहीं, युवा खुद इतना इनसिक्योर होते हैं कई कि वो अपने सामने किसी दूसरे युवा को बढ़ने का मौका नहीं देते।
पर वही मैं जानता हूं कि मुझे इनसिक्योरिटी से ज्यादा अगर युवा राजनीति में आते हैं तो वो मेरी ताकत बनेंगे, वो मेरी शक्ति बनेंगे। और यही चीज मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने करके दिखाई। लोकसभा में आज जहां मेरे 5 में से 4 युवा साथी हैं, जिनमें से सबसे कम उम्र की भी युवा सांसद हमारी पार्टी से आती है। और आज जब मैं उनको देखता हूं सदन के पटल पर खूबसूरती से अपनी बातों को रखते हुए, जब युवा आते हैं तो वो पढ़ी लिखी सोच के साथ आते हैं। वो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में विकास की बात करते हैं। और जब तक हम विकास की बात नहीं करेंगे, जब तक हम विकास को मुद्दा नहीं बनाएंगे, एजेंडा नहीं बनाएंगे, तो जो मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है भारत को एक विकसित देश बनाना, 2047 तक जब मेरा भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त तक भारत एक विकसित देश बने। ये तब संभव होगा जब हम लोग सही मायनों में डेवलपमेंटल इश्यूज को एजेंडा बनाकर काम करें। कई बार देखा गया है, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया जाता है, कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर, कभी कास्टिज्म के नाम पर, कभी कम्युनलिज्म के नाम पर, कभी रीजनलिज्म के नाम पर, और अब एक और तरीका आ गया है सामने, भाषा के नाम पर। हम लोग को सिर्फ बांटने का काम किया गया है। हकीकत है भारत एक देश है और भारत के तमाम राज्य, हम लोग राज्य के बाद में हैं पर पहले हम भारतीय हैं। और जब तक हम लोग भारतीय स्वाभिमान के साथ भारत के अभिमान की अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और कुछ राजनीतिक दल इसका लाभ लेते रहेंगे। जरूरी है हमें इन तमाम विषयों से हटकर हमारे क्या विषय है, हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या हमारे यहां तक सड़कें हैं, क्या हमारे गांव में, मेरे जिले में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के हालात बेहतर हैं, क्या हमारे यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, क्या हमारे यहाँ उद्योग आए हैं, क्या हमारे यहाँ कॉलेजेस खुले हैं। जब तक हम लोग इन इश्यूज को एजेंडा नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग इसी तरीके से जात पात धर्म मजहब में बढ़ते रह जाएंगे। और आज यही आग्रह करने आया हूं आप लोग के बीच। मेरे लिए सही मायनों में भारत में अगर कोई 2 प्रमुख वर्ग है तो वो MY का वर्ग है। M में जहां महिलाएं आती हैं तो Y में भारत की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं आती हैं। M से महिलाएं, Y से युवा, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिनके बारे में अगर हमने नहीं सोचा तो शायद हम उस विकसित भारत की कल्पना नहीं कर पाएंगे। आज युवा हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। लगभग 65% युवा ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। जरूरत है उनकी बात करने की, जरूरत है हमारे देश की आधी आबादी की बात करने की। और यही काम मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने का काम करती है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरी पार्टी में एक ऐसे नेता का नाम है जिनका राजनीतिक अनुभव 5 दशक से ज्यादा का रहा। 50 साल से ज्यादा वो सक्रिय राजनीति में रहे और इन 50 सालों में उनके ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता, इस बात का गर्व है। और इन 50 सालों में उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ
उन्होंने काम करने का कार्य किया और इन 6 प्रधानमंत्रियों के साथ करते हुए उन्होंने जितने विभाग की जिम्मेदारी निभाई। रेल मंत्री रहे तो आज मुझे फक्र होता है जब मैं रेलवे में जाता हूं, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो मुझे मिलते हैं और बताते हैं कि भैया मेरे घर पे रोटी आपके पिता की देन है, मेरा परिवार चल रहा है तो आपके पिता की वजह से चल रहा। आज मेरे नेता के जाने के बाद कोरोना के समय में जब उनके पास खाद्य विभाग की जिम्मेदारी थी, उस वक्त उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर उनको चिंता इस बात की थी कि देश की एक बड़ी आबादी जो कोरोना में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए विवश हो रही है, कैसे उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मेरे पिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन्होंने उनकी चिंता की जिनके पास 2 वक्त का राशन नहीं था, और उस वक्त दिन रात अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी से मिलकर उस योजना को लागू कराने का काम किया। और आज उस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन आदरणीय रामविलास पासवान जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही। ऐसे में मैं, मेरी सरकार दिन रात प्रयासरत, और मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री का भी वही लगाव पूर्वोत्तर के राज्यों से है। इससे पहले कई सरकारें आई गई, पर उन्होंने वो ध्यान हमारे इन पूर्वोत्तर के राज्यों को नहीं दिया जो देना चाहिए था। आज मेरी सरकार के प्रायोरिटी एजेंडा में इन राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा रहता है, इन राज्यों की कनेक्टिविटी रहती है, किस तरीके से इन राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। आज हम लोग असम की बात करते हैं, असम में कैसे दूर दराज के गांव को शहर से जोड़ा जाए, वो कनेक्टिविटी बने। इन तमाम विषयों को लेकर लगातार मेरी सरकार प्रयासरत रहती है और खुशी है हमें कि यहाँ पे अब हमारी डबल इंजन की सरकार भी उतनी ही मजबूती से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जहां एक तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री जी तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मुख्यमंत्री जी, और इन दोनों के तालमेल से राज्य में जितने रुकी हुई योजनाएं थी उनको गति देने का कार्य किया जा रहा, नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा। मैं खुद मेरे मंत्रालय से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी मुझे मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। ऐसे में मेरा भी निरंतरता में प्रयास रहता है कि कैसे मैं अपने विभाग के माध्यम से अलग अलग राज्यों में सुविधाएं दूं, और खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्य, खास तौर पर असम। आज जब मैं यहाँ एक तरफ इस सोच से तो आया हूँ कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, तो कल हम लोग का कार्यक्रम कल तेजपुर में हम लोग का कार्यक्रम है, जहां वहां पर यूनिवर्सिटी में मेरे मंत्रालय की एक योजना PMFME के माध्यम से हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर का हम लोग वहां पे उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत की एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है और हमारे देश की बड़ी समस्याओं को का अगर समाधान करना है तो किसानी से जुड़े हुए प्रसंस्करण की प्रोसेसिंग सेक्टर को हम लोग को मजबूती देनी होगी। प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसके माध्यम से हम लोग मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। जब किसी किसान के पास में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगता है तो उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी आती है, उसे होने पौने दामों पे अपने प्रोड्यूस को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां किसान मजबूत होता है तो वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसके माध्यम से क्रिएट होती है। जब एक प्रोसेसिंग यूनिट लगता है तो 150-500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और साथ ही में फूड वेस्टेज जो एक बड़ी समस्या हमारे देश में है उसको भी हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। इसी सोच के साथ असम के अलग अलग क्षेत्र में कैसे
ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट मैं मेरे मंत्रालय के माध्यम से लगा सकूं, इस दिशा में भी हम लोगों ने निरंतर कार्य करने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि अभी एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है, पर ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं कि न सिर्फ एक मंत्री के नाते, न सिर्फ एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, पर अब मैं यहाँ आप लोग के बीच आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का हिस्सा बनके मैं जुड़ना चाहता हूँ और आने वाले दिनों में अपने प्रदेश को, आने वाले दिनों में अपने प्रदेश असम को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता हूँ जिन ऊंचाइयों का ये हकदार है। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने कई संघात्मक बदलाव भी करने का काम किया। संगठन में जहां हम लोगों ने हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष अहमद आयुबी जी को हम लोगों ने जिम्मेदारी देने का काम किया, और मुझे खुशी है और संतोष है इस बात का कि काफी कम समय में इन्होंने एक मजबूत संगठन का स्वरूप खड़ा करने का काम किया। बहुत कम समय में इन्होंने अपने संगठन को असम के अलग अलग जिले तक और जिले से लेकर आगे पंचायत तक लेकर जाने का हम लोग का लक्ष्य है। मैं मानता हूं कि इनके नेतृत्व में जल्द ये कार्य पूरा होगा। इस राज्य को लेकर मेरी गंभीरता इस बात से भी साबित होती है कि मैंने अपने पार्टी के एक युवा सांसद जो मेरे ही गृह जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी को हम लोगों ने प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं बिहार से मेरे पार्टी के मंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में एक मजबूत पीएचईडी विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको हम लोगों ने सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इसके पीछे का लक्ष्य मात्र इतना है कि मेरी पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंचे, ताकि उसके माध्यम से जो समस्याएं मेरे संज्ञान में आए, मैं उस सेतु का काम करना चाहता हूं, उस ब्रिज का काम करना चाहता हूं, जहां आपकी समस्या अगर उचित मंचों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कैसे मैं माध्यम बनूं आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक लेकर जाना हो या प्रधानमंत्री तक लेकर जाना हो, वो लेकर जाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। ये विश्वास आपको जरूर दिलाता हूं। आने वाले दिनों में असम में चुनाव है और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि एक बार फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है। उस सरकार में जरूर लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई की इच्छा है कि हम लोग भी उसमें अपनी भागीदारी निभाने का कार्य करें। पार्टी चुनाव लड़ती है, नहीं लड़ती है, कितनी सीटों पर लड़ती है, कैसे लड़ती है, इन तमाम चीजों को पर फैसला अभी लेना बाकी है। ये फैसला राज्य इकाई के द्वारा लिखित तौर पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा और उसके बाद यह अंतिम फैसला लिया जाएगा कि किस स्वरूप में पार्टी चुनाव लड़ती है, गठबंधन के साथ रहकर, या क्या स्वरूप होगा। इन तमाम चीजों पर अभी चर्चा होनी बाकी है, बट इतना जरूर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी जिस भी राजनीतिक स्वरूप या चुनावी स्वरूप में हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए संगठन का स्वरूप है। संगठन का स्वरूप सही मायनों में आपको जमीनी हकीकत बताता है, जमीन की जानकारी आप तक देने का काम करता है। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी संगठन को गांव-गांव तक पहुंचानी है और संगठन के माध्यम से हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितना कुछ कर पाए उस दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग कार्य करेंगे। मैं इस मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी जी के साथ साथ हमारे महासचिव मसमे आलम जी मौजूद, यहाँ पर हमारे कोषाध्यक्ष निरंजन जोशी जी मौजूद, यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष डिब्रूगढ़ के जलेब सोनवाल जी मौजूद, यहाँ पर अशोक वर्मा जी जो कि हमारे अध्यक्ष है व्यवसायिक प्रकोष्ठ के मौजूद, यहाँ पर भारवी
भार्गवी लिया मेहता जी महासचिव असम की मौजूद यहाँ पर, मसुमित बरुआ जी मौजूद यहाँ पर, दीपा गोस्वामी जी और मौजूद यहाँ पर हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी। मैं एक बार फिर से जहां आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि कैसे हम लोग गांव और शहर की दूरी को कम करें, कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए। इस दिशा में हम लोग निरंतर कार्य करने का प्रयास करेंगे और मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को भी हम लोग पूरा करें। इच्छा थी उनकी कि पार्टी का एक मजबूत जनाधार असम में भी बने। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि मैं उनके भी सपने को पूरा कर सकूं और जात पात धर्म मजहब से उठकर हर एक व्यक्ति के लक्ष्य को, उनके हक अधिकारों को प्राप्त करने में उनका मैं सहयोग दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आज इस दुखद घटना के बाद पहली बार यहाँ असम की धरती पर आया हूँ और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं हमारे युवा साथी जो हम सब के दिलों में बसे थे, जिनकी पहचान सिर्फ असम ही नहीं थी, देश ही नहीं था, दुनिया भर में थी, मैं जुबेन जी को याद करता हूं, उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया में मशहूर करने का काम किया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को पहचान दिलाने का काम किया। उनका दुखद निधन यकीनन हम सबको आज भी दुखी करता है। अंत में बस उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब यहाँ पर आए, मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, अपना समझकर आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान देने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।